आंदोलन। भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के तहत पूंजीवाद के आगमन के साथ हुआ था। तो क्या हुआ था, भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ था। भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का जन्म 19 सदी में हुआ था। औपनिवेशिक शासन के साथ पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिज्म का आगमन हुआ था। नए कारखाने, रेल, बंदरगाह, सड़क और इमारतों का निर्माण हुआ। मजदूरों को मजदूरी पर काम करने के लिए रखा जाने लगा। पहले लोग कृषि या कुटीर उद्योग में काम करते थे, लेकिन अब वे कारखाने में मजदूर बन गए थे। तो यह श्रम के अपेक्षाकृत आधुनिक संगठन और श्रम के लिए मुक्त बाजार के अर्थ में एक आधुनिक मजदूर वर्ग था। यह विकास के लिए आधुनिक कारखाने, रेलवे, डाक यार्ड, सड़कों और भवनों से संबंधित निर्माण गतिविधियों की स्थापना के कारण हुआ था। बागान और रेलवे भारतीय उपमहाद्वीप में औपनिवेशिक पूंजीवाद के युग की शुरुआत में उद्यम थे। तो औद्योगिकीकरण का प्रभाव। भारत में औद्योगिकीकरण के केंद्र बने मुंबई, बॉम्बे कपड़ा उद्योग, कलकत्ता जूट उद्योग, चेन्नई, मद्रास विभिन्न कारखाने। अन्य औद्योगिक शहर अहमदाबाद, कानपुर, सोलापुर, नागपुर। उदाहरण, भारत की पहली जूट मिल 1854 कलकत्ता में लगी। कपड़ा मिलें अधिकतर भारतीयों के पास थी, लेकिन जूट मिलें विदेशी मालिकों के पास थी। तो क्या हुआ था, भारत में औद्योगिकीकरण हुआ था। बंदरगाह शहर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्र बन गए थे, क्योंकि वहाँ बंदरगाह था। 19वीं सदी के अंत में बंबई में कपास मिले, कलकत्ता में जूट मिले और मद्रास में कई कारखाने स्थापित किए गए। इससे क्या हुआ, स्थापित तो कर दिए। इसी तरह से विकास अहमदाबाद, कानपुर, सोलापुर और नागपुर शहर में हुआ। भारत की पहली जूट मिल वर्ष 1854 में कलकत्ता में एक स्कॉटिश उद्यमी द्वारा स्थापित की गई थी। कपास मिलों का स्वामित्व भारतीय उद्योगियों के पास था, जबकि जूट मिल का स्वामित्व लंबे समय तक विदेशियों के पास रहा था। और मजदूर की स्थिति, तो इसमें मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। मुख्य समस्या बहुत कम मजदूरी, यानी कि उनको पैसा कम दिया जाता था। 12 से 14 घंटे काम, कोई छुट्टी नहीं, दुर्घटना में सुरक्षा नहीं, महिला और बच्चों से भी काम। इसलिए मजदूरों ने आंदोलन शुरू किया था। तो भारत में जो है स्वतंत्रता पूर्वक श्रमिक आंदोलन हुआ था। श्रमिकों की दशा सुधारने से प्रारंभिक प्रयास वर्ष 1870-1880 में कानून द्वारा श्रमिकों की कार्य दशा को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया था। वर्ष 1903 और 8 के स्वदेशी आंदोलन तक मजदूरों की काम करने की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया था। वर्ष 1915 और 1922 के बीच से फिर होम रूल आंदोलन और असहयोग आंदोलन के साथ साथ श्रमिक आंदोलन का पुनरुत्थान हुआ था। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधार की शुरुआत प्रयास परोपकारी प्रकृति के थे, जो अलग अलग छिटपुट और विशिष्ट स्थानीय शिकायतों के उद्देश्य से प्रेरित था। तो इनमें जो है स्थानीय के उद्देश्य को प्रेरित कर रहा था। तो प्रारंभिक श्रमिक आंदोलन 1870 से 1900। मजदूरों में संगठन की कमी, शिक्षा का अभाव। तो मजदूर आंदोलन बहुत कमजोर था। मजदूरों में संगठन की कमी थी, शिक्षा का अभाव था, सरकार और मालिकों का दबाव। लेकिन कुछ समाज सुधारकों ने मदद की। प्रमुख व्यक्ति तो कुछ ने मदद की थी, जैसे बगान और खदान श्रमिकों का भारी शोषण किया गया था। लेकिन शुरुआत में उनकी स्थितियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि प्रारंभिक समाज सुधारकों के पत्रकारों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। इसके बावजूद बगान श्रमिकों के बाग मालिकों और प्रबंधकों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न के खिलाफ खुद ही अपना विरोध दर्ज कराया। औद्योगिक श्रमिक, कपास और जूट उद्योग के श्रमिक जनता की निगाहों में अधिक थे। प्रारंभिक सामाजिक कार्यकर्ता और कल्याणकर्ता भी उन तक बेहतर संगठनात्मक कार्य के साथ साथ बेहतर रिपोर्ट और सार्वजनिक समर्थन की पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करते थे। संगठन का उद्देश्य। बंगाल में शशि पाद बनर्जी ने वर्ष 1870 में वारिंग मेंस क्लब की स्थापना की और वर्ष 1874 में बंगाल में भारत श्रमजीवी नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया। मजदूरों को नैतिक शिक्षा देने के लिए ब्रह्म समाज ने वर्ष 1878 में बंगाल में वर्किंग मेंस मिशन की स्थापना की। इसने 1905 में वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना की। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा गठित बॉम्बे मिल हेड्स डिफेंस एसोसिएशन। वर्ष 1890 में महाराष्ट्र में एन.एम. लोखंडे ने
बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की और वर्ष 1898 में उन्होंने मराठी में दीनबंधु नामक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया। हालांकि ये निकाय मुख्य रूप से कल्याणकारी गतिविधियों की रुचि रखते थे और श्रमिकों के बीच इनका अधिक संगठनात्मक आधार नहीं था। तो सासीवाड़ा बनर्जी 1870 में वर्किंग मेंस क्लब बनाया, मजदूरों के लिए भारत श्रमजीवी पत्रिका निकाली। नारायण मेघाजी लोखंडे 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बनाए थे। ट्रेड यूनियन बनाने के कारण, तो ट्रेड यूनियन का उदय और विकास क्यों था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद मजदूर आंदोलन तेज हुआ। मुख्य कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ना, मजदूर कम होना, उद्योगों का विकास, मजदूरों में जागरूकता, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, रूसियन रिवॉल्यूशन से समाजवादी विचारों का प्रभाव हुआ था। तो ट्रेड यूनियन का उदय, विकास, उद्भव का कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में ट्रेड यूनियन का उदय हुआ था। ट्रेड यूनियन के उद्भव के मुख्य कारण में शामिल है आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत, श्रमिकों के वास्तविक वेतन में गिरावट, औद्योगिक उद्योगों की मांग में वृद्धि और परिणाम स्वरूप भारत उद्योगों का विस्तार, असहयोग आंदोलन के लिए गांधी का आह्वान, रूसी क्रांति। तो ट्रेड यूनियन का गठन क्यों हुआ था? भारत की पहली ट्रेड यूनियन मानी जाती है 1918 मद्रास लेबर यूनियन के द्वारा। इसके बाद 1920 टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद, जिसे महात्मा गांधी के समर्थन दिया गया था। तो इसे क्या किया था? महात्मा गांधी का समर्थन दिया गया था। ट्रेड यूनियन का गठन, राष्ट्रवादी नेता एवं एनी बेसेंट के सहयोगी बीपी वाडिया ने इस संगठन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अप्रैल 1918 में गठित मद्रास श्रमिक संघ को आमतौर पर भारत का पहला ट्रेड यूनियन माना जाता है। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसे मजदूर महाजन संघ के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना वर्ष 1920 में अहमदाबाद में हुई थी। कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिए बोनस की मांग को लेकर अहमदाबाद के मिल मजदूर को आंदोलन के बाद यूनियन का गठन किया गया था। इस संघ ने गांधीवादी तर्ज पर काम किया और कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हो गया था। भारत की पहली ट्रेड यूनियन मानी जाती है 1918 मद्रास लेबर यूनियन। इसके बाद 1920 टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद, जिसे महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था। तो ट्रेड यूनियन का गठन, राष्ट्रवादी नेता एवं एनी बेसेंट के सहयोग से बीपी वाडिया ने इस संगठन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अप्रैल 1918 में गठित मद्रास श्रमिक संगठन को आमतौर पर भारत का पहला ट्रेड यूनियन माना जाता है। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसे मजदूर महाजन संघ के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना वर्ष 1920 में अहमदाबाद में हुई थी। कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिए बोनस की मांग को लेकर अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन के बाद यूनियन का गठन किया गया था। इस संघ ने गांधीवादी तर्ज पर काम किया और कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हो गए थे। फिर आता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन। स्थापना कब होता है? 1920। प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष रहे थे। जोसेफ बास और एन.एम. जोशी। उद्देश्य मजदूरों को संगठित करना, मजदूरी और काम की स्थिति सुधारना था। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC एटक मजदूरों के आंदोलन को एक नई धारा, मजदूर आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण विकास कार्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन था। तब से मजदूर वर्ग का आंदोलन मजबूत हुआ और वर्ष 1930 के बाद से आंदोलन में एक औपचारिक स्वरूप जुड़ा गया था। गठन का कारण था, श्रम से जुड़े कई लोगों ने महसूस किया कि पूरे भारत में ट्रेड यूनियन के कार्यों के समन्वय के लिए श्रम के एक केंद्रीय संगठन की आवश्यकता है। वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के गठन ने इसके लिए कठोर या फिर उत्प्रेरक का काम किया था। AITUC ने चुने गए सदस्यों ने ILO में भारतीय श्रम का प्रतिनिधित्व किया। एटक में शामिल नेता बाल गंगाधर तिलक, एन.एम. जोशी, बीपी वाडिया, दीवान चमन लाल, लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्ट टाइटेक के गठन के पीछे मुख्य नेता थे। लाला लाजपत राय एटलस के पहले अध्यक्ष और जोसेफ
बैप्टिस्टा के अध्यक्षता बनी। पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने वाले पहले लाजपत राय थे। साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे हैं। एटक की विचारधारा। शुरुआत में एटक ब्रिटिश लेबर पार्टी के सामाजिक लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। अहिंसा, ट्रस्टीशिप और वर्ग सहयोग के गांधीवादी दर्शन का एटक पर बहुत प्रभाव था। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 में बना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन AITUC एटक के सदस्य ILO में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। फिर आता है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। ब्रिटिश सरकार ने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बनाया। मुख्य बातें ट्रेड यूनियन को कानून मान्यता, यूनियन का पंजीकरण, यूनियन गतिविधियों को सुरक्षा, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए, जैसे कि 1926 ट्रेड यूनियन अधिनियम ने ट्रेड यूनियनों को कानून संघों के रूप में मान्यता दी। इसने ट्रेड यूनियन गतिविधियों के पंजीकरण, विनियमन के लिए शर्तें निर्धारित की। इसने ट्रेड यूनियन के लिए वैध गतिविधियों हेतु अभियोजन से नागरिक और आपराधिक प्रतिरक्षा हासिल की, लेकिन उनके राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। कम्युनिस्ट की भूमिका। फिर उसके बाद कम्युनिस्टों की भूमिका आती है। भारत में मजदूर आंदोलन में कम्युनिस्ट विचारधारा का बड़ा प्रभाव पड़ा था। कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन। कम्युनिस्ट का भाकपा का उदय। भारत में श्रमिक आंदोलन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटना कम्युनिस्टों का उदय था। कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के सिद्धांतों से व्युत्पन्न कम्युनिस्ट विचारधारा मजदूर वर्ग को केंद्रीय स्थान प्रदान करती है। वर्ष 1920 में सोवियत संघ में गठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन के तुरंत बाद श्रमिक आंदोलन में सक्रिय हो गई। आंदोलनों में भूमिका। कम्युनिस्ट ने कई अन्य उद्योगों के अलावा बॉम्बे की सूती मिलों और कलकत्ता की जूट मिलों में मजदूरों को संगठित किया तथा जुझारू संघर्षों का नेतृत्व किया। एटक को विभाजित करने में भूमिका। वर्ष 1928 से 29 तक कम्युनिस्टों ने एटक में मामूली बहुमत प्राप्त किया। नरम पत्ती को विभाजित करना। नागपुर में आयोजित एटक के 10वें सत्र में कम्युनिस्टों ने ILO से अलग होने और साम्राज्यवाद के खिलाफ लीग के साथ जुड़ने का आह्वान किया। उदारवादी और सुधारवादी समूह का विचार के खिलाफ थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने एटक को छोड़ दिया और इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का गठन किया गया। तो 1920 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी। इससे मजदूरों को संगठित किया गया। बॉम्बे की कपड़ा मिल और कलकत्ता की जूट मिल में आंदोलन चलाया गया था। ट्रेड यूनियन में विभाजन। विचारधारा के कारण यूनियन में विभाजन हो गया। 1931 तक 3 संगठन थे, एटक, IFTU और RTUC। बाद में 1993 में NFTU बना। 1935 में AITUC और RTUC फिर एक हो गए थे। तो इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रवादी का विभाजन हुआ। राष्ट्रवादी और साम्यवादी विचारधारा के बीच मतभेद के कारण वर्ष 1931 में एक और विभाजन हुआ। कम्युनिस्टों ने गांधी की कड़ी आलोचना की और वर्ष 1931 में गोलमेज सम्मेलन की निंदा की, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग ले रहे थे। इस निंदा के लिए बहुमत हासिल करने में असमर्थ कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी से अलग हो गए और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस RTUC का गठन किया गया। वर्ष 1931 तक ट्रेड यूनियन के 3 राष्ट्रीय संघ थे, AITUC, IFTU और RTUC। ट्रेड यूनियन का पुनर्मिलन। कई ट्रेड यूनियन नेताओं ने महसूस किया कि उनके रैंकों में विभाजन उनके राजनीतिक और आर्थिक संघर्षों के लिए समस्या पैदा कर रहा था। नतीजतन रेलवे यूनियन और कुछ असंबद्ध यूनियन ने IFTU के साथ मिलकर वर्ष 1933 में नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन NFTU का गठन किया। नतीजतन वर्ष 1935 में RTUC और AITUC भी एकजुट हो गए और एकीकृत संगठन के लिए AITUC नाम को बरकरार रखा गया था। तो पूरे अध्याय
क्या था 19वीं सदी में औद्योगिकीकरण से मजदूर वर्ग पैदा हुए, मजदूरों का शोषण हुआ, धीरे धीरे मजदूर संगठित हुए, ट्रेड यूनियन बने, कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन को मजबूत किया था।